यस स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 3 हमारे पास थर्ड ईयर में 3 प्रैक्टिकल और 3 थियोरेटिकल सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम अगर बात करें तो हमारे पास अगर बात करें एबीएसटी में तो हमारे पास सब्जेक्ट रहेंगे ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और साथ ही साथ सेकंड सब्जेक्ट रहता है हमारे पास एडवांस अकाउंटिंग। अगर हम बात करें ईएफएम और बीएडीएम में तो ईएफएम का सेकंड पेपर बिजनेस बजटिंग हमारे लिए प्रैक्टिकल रहने वाला है। 3 प्रैक्टिकल के साथ 3 थ्योरेटिकल का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास रूरल डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट और साथ ही साथ फंक्शनल मैनेजमेंट, तीनों थ्योरेटिकल की सारी ऑनलाइन क्लासेस रेडी है हमारे पास। तो सबसे पहला काम तो आप एक काम करें, हमारा एक मोबाइल नंबर सेव करें 9983912345 और इस पे डिमांड करें सब्जेक्ट लिस्ट। सब्जेक्ट लिस्ट क्यों? एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म 9 तारीख से 24 तारीख नवंबर स्टार्ट होंगे। उन एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, सब्जेक्ट के ऑप्शंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने, सब्जेक्ट लिस्ट आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए गाइडलाइंस अलग अलग मैं आपको यूट्यूब पे दे चुका हूँ। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, उनमें एक गाइडलाइन और ऐड कर देना कि शुरू के 4 दिन फॉर्म फिलअप नहीं करना। 4 दिन बाद जब वेबसाइट पे पूरे फॉर्म की इंफॉर्मेशन सही से अपलोड हो जाएगी तभी हम फॉर्म फिलअप करेंगे, अदरवाइज फॉर्म अटक सकता है। पेमेंट करने के लिए मैंने बोला हुआ है, पेमेंट केवल और केवल वर्किंग डे में और वर्किंग आवर्स में करें, यानी सैटरडे संडे पेमेंट नहीं करना, लेट नाइट नहीं करना, अर्ली मॉर्निंग नहीं करना, 10 से 5 के बीच में पेमेंट करें, अदरवाइज पेमेंट भी अटकते हैं। परेशान नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कह रहा हूं वैसा करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ इस फोन नंबर में मांग लीजिए स्टार रेटिंग, कौन से सिलेबस में कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक है और वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये बताएगा स्टार रेटिंग। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन के लिंक की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ कॉलेज सिटी की सारी अपडेट्स के लिए यूट्यूब के लिंक की जरूरत पड़ेगी। तो ये चारों चीजें आप इस फोन नंबर पे डिमांड करिए राइट नाउ, अभी के अभी। बच्चों, इन सभी सब्जेक्ट्स में बात करें तो अभी आपके लिए गाइडलाइन है, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, प्लीज ऑफलाइन पढ़िए और उसके साथ साथ यहाँ पे बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा लाइब्रेरी में बैठिए और सेल्फ स्टडी में ऑनलाइन क्लास भी लीजिए, है ना। ऑनलाइन में आपको क्या पढ़ना है, यही सारी क्लासेस ऑनलाइन रिकॉर्डेड ऑलरेडी पढ़ी हुई, तो ऑनलाइन भी पढ़े और ऑफलाइन भी पढ़े। ठीक है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा सभी टॉपिक्स। मैंने शुरू किया क्लास में एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिट मैनेजमेंट, बिजनेस बस्टिंग, ऑनलाइन पढ़ना शुरू करें। कोई भी एक टॉपिक उठाया, टॉपिक कौन सा उठाना है वो वीडियो में मैंने बता रखा है, कौन सा पहले पढ़े कौन सा बाद में, सब चीज। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन कैसे मिलेगी? रिसेप्शन पे रजिस्ट्रेशन करवा करके एप्लीकेशन का एक्सेस लीजिए। तो सभी बच्चों के लिए गाइडलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ना है। अगर आज से बात करें तो लगभग 4.5 महीने आपके पास पड़े हुए हैं, है ना। एग्जामिनेशन का टाइम लगभग बोल सकते हैं हम लोग 20 मार्च के आसपास। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। करें स्टार्ट। चलिए, पढ़ते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है सारी बातें करेंगे। अभी शुरुआत करने जा रहे हैं एडवांस अकाउंटेंसी आरबीडी बुक के थ्रू। बुक नई लेनी है, पुरानी न्यू लेनी है आरबीडी बुक। बाकी बुक्स बिजनेस बस्टिंग चाहिए होगी हमें गरिमा पब्लिकेशन, आप नई या पुरानी कोई भी ले सकते हो, जिसे एमआर अग्रवाल भी बोलते हैं, और सेम ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग गरिमा पब्लिकेशन, जिसको आप एमआर अग्रवाल भी बोल सकते हो। और बाकी थियोरेटिकल्स के लिए एक सिंगल बुक जो 7 ईयर ऑल पेपर की बुक आती है वो ले लेंगे हम, मार्केट में अभी आई नहीं है, जब आएगी जब मैं आपको यूट्यूब से अपडेट करूंगा। चलने दे, ये सारी चीजें बेसिकली रहने वाली है। तो ये फोन नंबर सेव करना बहुत जरूरी है, मैसेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे स्टेटस पे बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं। जैसे अभी बात करूं, पिछले 2 दिन पहले हमने अनाउंस किया उनकी जॉब प्लेसमेंट होंगे। आप लोग फ्रेश ढूंढने निकलते हो तो आपको जॉब, और क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है, आपको बेसिकली ऑफिस एटिकेट्स ही नहीं आते कि बॉस के सामने कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है ना, कब ऑफिस से निकलना है, कब ऑफिस आना है, क्या ड्रेसिंग सेंस रहना चाहिए, क्या वॉकिंग और टॉकिंग स्टाइल्स रहने चाहिए, ये सब आपको फ्रेशर वाली जॉब में देखने को मिलता है। ऐसी जॉब्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, हमारे इस कोर्स का पार्ट है।
सब कब कराओगे? एग्जाम्स के आसपास, एग्जाम के बाद, अभी नहीं, है ना? वो मेरा पार्ट है, मैं करवाऊंगा अपने आप, मेरा क्या मेरे को कैसे काम करना है, बट आप इसके लिए तैयार रहें। चलिए शुरुआत करते हैं एडवांस अकाउंटेंसी की। इस मैटर को हटाता हूं मैं। एक नए पेज पे लिखा हमने एडवांस अकाउंटिंग, उच्चतर लेखांकन, आरबीडी बुक की हमें जरूरत पड़ेगी। सिलेबस 5 यूनिट में टूटा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड मर चुका है और अब सिलेबस पूरा है, कोई कंसेशन मिलने वाला नहीं है। एनी 3 या 60%, 50% वाले कंसेप्ट 5 यूनिट आएंगी, हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, 20 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये अपनी तैयारी रहेगी। सर ये एडवांस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्या है बच्चों? अकाउंट्स की अगर बात करें तो बिजनेस के 3 टाइप होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। अगर बात सोल प्रोप्राइटरशिप की करें, यानी एकल व्यापार जिसमें सिंगल ओनर होता है, कैपिटल वही लगाता है, प्रॉफिट या लॉस भी उसी को होंगे और डिसीजन मेकिंग भी उसी की लेगा। लेखा कॉमर्स क्लास एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, सामने शंकर मिष्ठान भंडार एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। हम लोगों के अकाउंट्स आपने 11th क्लास में पढ़े थे, याद दिलाना चाहूंगा। जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, फाइनल एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन, एरर्स, बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन पढ़े थे चैप्टर्स। कब? 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स। पार्टनरशिप के अकाउंट्स आपने पढ़ी थी बच्चों 12th स्टैंडर्ड में, याद दिलाऊंगा। चेंज इन पीएसआर, फंडामेंटल्स, एडमिशन, डेथ, डिसोल्यूशन पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा है। कंपनी आपने पढ़ी है 12th में और फर्स्ट ईयर में। 12th में पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी है। फर्स्ट ईयर बिना पढ़े ही तो आया अपन, पढ़ के थोड़ी आए फर्स्ट ईयर को ही, कोविड में निकाल दी थी अपन ने। तो 12th और फर्स्ट ईयर में हमारे सिलेबस में था कंपनी का सब कुछ, बस अकाउंट्स खत्म, क्योंकि बिजनेस खत्म हो तो गए तीनों बिजनेस के अकाउंट्स। फिर अब क्या आ रही है? अब आ रही है आपके सामने एडवांस अकाउंटिंग, यानी हाई लेवल की अकाउंटिंग। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग क्या होता है उसके अंदर, आइए बात करेंगे डिटेल में सब कुछ। लिखना चाहें तो लिखते रहे प्लीज। 5 यूनिट है और 10 चैप्टर आपके सिलेबस में है। एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे? 10 ही क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर में कितने? 10 है, यानी हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में? 1 आना है। तो सारे चैप्टर बरोबर इंपॉर्टेंट क्यों? हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं, डिपार्टमेंट और ब्रांच। दोनों बरोबर इंपॉर्टेंस है, बट फिर भी मैं कहूंगा डिपार्टमेंट पे 5 स्टार और ब्रांच पे ट्रिपल स्टार लगा लो। लिखो लिखो प्लीज, लिखो तो लिखते रहो। और अगर आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से लिखेंगे तो वीडियो से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक नए पेज पे हेडिंग डाली मैंने, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। यूनिट 1 का चैप्टर है, 20 मार्क्स के लिए एलिजिबल है। प्रैक्टिकल है या थ्योरी? प्रैक्टिकल है। इजी इंपॉर्टेंट है। वेरी इजी है या इजी है? वेरी इजी नहीं है, इजी है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। और अगर स्टार लगाऊं तो 5 स्टार रेटिंग का चैप्टर है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स जरा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। अगर एक ऑफिस की अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग और ऑफिस खुले हुए हैं, एग्जाम्पल हरिद्वार में हेड ऑफिस है पतंजलि का, हेड ऑफिस हरिद्वार है, और
इस हरिद्वार हेड ऑफिस की कई ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच जयपुर में है, एक ब्रांच दिल्ली में है और एक ब्रांच न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में ब्रांच है? हाँ, पतंजलि की न्यूयॉर्क में बहुत सारी ब्रांचेज है ना। तो ये फॉरेन ब्रांच हो गई। अगर एक ऑफिस की एक लोकेशन, दूसरी लोकेशन, तीसरी लोकेशन, चौथी लोकेशन पे ऑफिस होते हैं तो इन सब लोकेशंस को बोलते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? ब्रांच अकाउंटिंग। यानी लोकेशन बदल जाए तो क्या बना देते हैं? ब्रांच। लेकिन एक ही लोकेशन पर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, यानी जयपुर के अंदर इसके कई डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं हम। लाइक पतंजलि वाले जयपुर में अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन होने के बाद उसकी मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग के बाद उसकी सेल्स भी होती होगी। सेल्स के साथ साथ इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट भी होंगे, नहीं होंगे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सब जयपुर में ही तो होंगे? ये सब ब्रांच है या डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट है। तो क्या हुई? एक जगह हेड ऑफिस, उसके नीचे और ऑफिस, उसके नीचे और ऑफिस, अलग अलग लोकेशन में बांट दिया तो ब्रांच, और एक ही लोकेशन पे अलग अलग क्या हो जाते हैं? डिपार्टमेंट हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है कि आपको? ठीक है, तो एक बार हल्का सा कुछ अगर नोट करना चाहें तो अभी तक पूरे में जितना मैंने बताया है, नोट करने वाली कहानी वापस रिपीट करता हूं। ये देखिए मैं कहां से पढ़ाता रहा हूं। जो लोग बाद में आए प्लीज, फोन नंबर ये रहा, सब्जेक्ट लिस्ट मांगी, स्टार रेटिंग मांगी, एप्लीकेशन का लिंक मांगी, यूट्यूब का लिंक मांगी, काम के हैं। सब्जेक्ट ये रहे, हमें क्या क्या पढ़ना है मैंने बताया। एडवांस अकाउंटेंसी आरबीडी बुक से पढ़नी है। 5 यूनिट होंगी, 10 चैप्टर होंगे। यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, डिपार्टमेंट और ब्रांच। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट। अब मेन एरिया यहां से लिखना शुरू करेंगे प्लीज। ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, बस ये लिखना है। नोट करना शुरू करें। अब जरा समझते हैं एक छोटी सी बात। एक मोबाइल कंपनी उठा लेता हूं, सैमसंग, नाम तो सुना ही होगा, है ना? सैमसंग, ये लीजिए मैंने लिख लिया। इस कंपनी के कुछ डिपार्टमेंट्स, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, एचआर, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। कंपनी सक्सेस कब होगी? जब ये सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट होकर के काम करेंगे, यानी एक जो काम कर रहा है दूसरा उसको सपोर्ट करेगा तो कंपनी सक्सेस होगी। लेकिन अगर एक ने भी अगर काम में चोरी करी, यानी काम अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो कंपनी की वॉट लगना तय है। देखो समझाता हूं। सैमसंग के मोबाइल किस चीज के लिए बदनाम थे बताओ? एक जमाना था हैंग होने के लिए, बिल्कुल सब बहुत बढ़िया, है ना? सैमसंग के मोबाइल हैंग होने के लिए सबसे फेमस थे। सैमसंग का फोन यानी हैंग होने की दुकान, पक्का हैंग होगा। किसकी गलती है बताओ इनमें से? रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों की गलती है। उन्होंने जो बना के दिया प्रोडक्ट, उन्होंने 4 पीस बनाए, प्रोडक्शन वालों ने उसके 4000 बना दिए। उस 4000 वालों की इन्होंने खूब पब्लिसिटी कर दी, पब्लिसिटी करने का खूब बेच दिए, पैसे वालों ने पैसा लगा दिया, एचआर वालों ने पूरी टीम लगा दी, एम्प्लॉय लगा दिए। गलती की थी, इनकी गलती के कारण सबकी वॉट लग रही थी, पूरी कंपनी बर्बाद हो रही थी ना। मान लो सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इन्होंने शानदार फोन बनाया, इन्होंने इसके प्रोडक्शन बहुत शानदार किया, इन्होंने एडवर्टीजमेंट शानदार किया, इन्होंने पैसा शानदार लगाया, इन्होंने एम्प्लॉय शानदार लगाए, लेकिन इन सेल्स वालों ने वॉट लगवा दी। जब कस्टमर दुकान में माल लेने गया तो इन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, माल बिकेगा ही नहीं। यानी एक की परफॉर्मेंस खराब होने के कारण पूरी कंपनी क्या लगेगी? वॉट लगेगी। तो कंपनीज ने क्या किया, बोले हमारा P&L अकाउंट बनता है यहाँ पे, और P&L में क्या आ जाता है? लॉस। किसके कारण? इनमें से किसी की परफॉर्मेंस के कारण। तो अब कंपनियों ने क्या किया कि कंपनी एक जनरल P&L तो बनाएगी, अब इन सबका अलग से डिपार्टमेंट वाइज P&L भी प्रिपेयर किया जाएगा। आज पहला दिन है,
मैं बकवास ज्यादा करूंगा, डिस्कशंस ज्यादा करूंगा। कल से हमारी फ्लाइट उड़ान भरेगी ज्यादा तेज। समझ में आ रही है मेरी बातें भाई? बहुत दिन हो गए ना पढ़े हुए, 6 महीने हो गए पढ़े हुए, तो पढ़ाई से कनेक्शन टूट जाता है। तो थोड़ा माहौल सेट करना, पहले भूमिका बनानी पड़ती है, बेस बनाना पड़ता है। तो हम क्या कह रहे हैं, कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, किसी एक ने अगर परफॉर्मेंस खराब करी कंपनी की, तो कंपनी क्या करेगी, जब बड़ा पीएनएल, जनरल पीएनएल तो बनाएगी कंपनी के लेवल पे, डिपार्टमेंट के भी पीएनएल अलग से बनाए जाएंगे ताकि डिपार्टमेंट का भी प्रॉफिट और लॉस निकल पाए। अगर कोई डिपार्टमेंट प्रॉफिट में रहता है तो रिवार्ड दिया जाएगा, और कोई डिपार्टमेंट लॉस में रहता है तो उसकी रिमांड ली जाएगी। ये समझ में आता है क्या भाई? अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो शाबाशी मिलेगी, और पूरी परफॉर्मेंस करोगे तो तुम्हारी रिमांड खड़ी करी जाएगी। सही बात है साहब, होनी भी चाहिए, है ना? तो ऐसा कुछ फंडा है। आइए टॉपिक पर बात करते हैं। ये केवल समझाने के लिए बोली मैंने जितनी भी रामायण बोली है। शुरुआत करते हैं, लिखना शुरू करें। टू इवेल्युएट डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस, चैप्टर क्यों बनाया गया? इवैल्यूएट डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं पूरी कंपनी की या डिपार्टमेंट वाइज? डिपार्टमेंट वाइज कि कौन क्या गुल खिला रहा है। वी हैव टू प्रिपेयर। ये इवैल्यूएट शब्द का मीनिंग क्या होता है? मूल्यांकन करना, है ना? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इवैल्यूएशन होता था आपका? हाँ, पिटते हुए कराते थे साहब। वी हैव टू प्रिपेयर, हमको बनाना पड़ेगा। देखिए 10, हमारे पास 10 चैप्टर हैं, हम 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करेंगे, कम की बात नहीं करनी। सन 2018 में हमारी कोचिंग से 14 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए थे। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट में आते रहते हैं हर साल। 100 में से 100 की लिस्ट है मेरे पास बहुत सारी, है ना? आप क्लासरूम में अलग अलग जगह देखेंगे, मेरे स्टेटस पे भी लगाता हूं मैं कई बार, है ना? हमको उसी में से लाना है और हमारी क्लास में से लेकर आओगे और आप ही लोग लेकर के आते हैं, है ना? पढ़ते रहे। आइए प्लीज, क्लास के ऑफलाइन क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे और दिन में 12 बजे। ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो 24 घंटे कभी भी पढ़ सकते हैं। 24/7 एप्लीकेशन पे क्लास आपको मिलेगी, है ना? ये रिकॉर्डिंग मोड में हो रही है, रिकॉर्ड होकर एप्लीकेशन में मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिलती है, पर यूट्यूब पे सारी नहीं मिलती, है ना? एप्लीकेशन कौन देगा? रिसेप्शन आपकी मदद करेगा, है ना? वी हैव टू प्रिपेयर, हमको इस चैप्टर में क्या क्या बनाना पड़ेगा? नंबर 1, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल यानी डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग और पीएनएल लिखते जाओ। और सेकंड, जनरल पीएनएल अकाउंट। वी हैव टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल और जनरल पीएनएल। ये जनरल पीएनएल तो वही पीएनएल है जो आप आज तक बनाते आए हो, कंपनी का पीएनएल। कंपनी है, उसके कई बच्चे हैं, तो बच्चों का अलग अलग परफॉर्मेंस अकाउंट बनाने के लिए डिपार्टमेंट का और मेन कंपनी का अलग से, है ना? अच्छा, अब एक समझते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसको हम एक कैंपस बोल देते हैं। इस कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। ये हॉल एक डिपार्टमेंट, उधर वाला रूम एक डिपार्टमेंट, रिसेप्शन एक डिपार्टमेंट, केबिन एक डिपार्टमेंट, अलग अलग 4 डिपार्टमेंट बना दिए। अब साहब हमारे इंस्टीट्यूट का बिजली का बिल एकदम से बहुत ज्यादा आ गया। 8-10 हजार आता था, अचानक 24,000 रुपए का बिल आ गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं ये देखना चाहता हूँ किसने ज्यादा गुल खिलाए हैं, बिजली ज्यादा उड़ाई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अलग अलग सबके सब मीटर लगाने, और जिसकी बिजली की यूनिट ज्यादा आ रही है भैया उसी की रिमांड ली जाएगी। अभी तो इसको कहूंगा तूने जलाई है, बोले मैंने नहीं जलाई, उसने जलाई। हमारे बचपन में क्या होता था भाई साहब, घर पे होते थे लैंडलाइन फोन, और अचानक लैंडलाइन का बिल तो एकदम साहिब आ जाता था। अब पापा जी किस पे शक करे, कौन रात भर बातों में लगा, बता दो ना ऐसा घर के अंदर। तो पापा जी ने क्या करा, सारे फोनों के लॉक ही लगा दिए। फोन पे लॉक लगते थे लैंडलाइन पे एक जमाने में, है ना? अब तो लैंडलाइन ही नहीं है। चलिए, तो वी हैव टू प्रिपेयर, हमें डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएनएल और जनरल पीएनएल बनाना पड़ेगा, है ना?
होगा क्या, जब खर्चे होते हैं तो खर्चों का बंटवारा करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस का बंटवारा। बिजली का बिल आया, बांट दो, यहाँ का कितना, वहां का कितना, वहां का कितना, वहां का कितना। एरिया का रेंट बांट दो। शायद आपने ऐसे रेंट और खर्चों को सेकंड ईयर में कहीं बांटा था, याद करो। खर्चों का बंटवारा किया था कि सेकंड ईयर में, एरिया वाइज, एम्प्लॉइज के हिसाब से, वेजेस के हिसाब से। याद आ रहा है क्या हल्का सा? मैं बताऊंगा चैप्टर नंबर 8 कॉस्टिंग का, ओवरहेड कॉस्टिंग में आपने खर्चों का बंटवारा किया था, एम्प्लॉइज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, वेजेस के हिसाब से। वैसे ही कुछ काम यहाँ पे भी करना है, वहां हार्ड था, यहाँ इजी इजी करेंगे। तो एक लाइन छोड़ के लिखा मैंने, वी हैव टू अलोकेट एक्सपेंसेस, हमें खर्चों का करना पड़ेगा बंटवारा। किसके बेसिस पे? नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, विक्रय के आधार पे। लिखते जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस, क्रय के आधार पे, परचेज के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, भाई रेंट तो एरिया के हिसाब से बटेगा ना। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एक और बोर्ड पे देखें प्लीज, बहुत सारे खर्चे होंगे। अगर हम हर डिपार्टमेंट का, भाई खर्चों का बिल तो एक साथ आता है। हमारे ऑफिस में पानी की केन आती है पानी पीने की, क्या हर डिपार्टमेंट की अलग पानी की केन आएगी? पूरी फैक्ट्री की एक साथ आएगी? पूरी फैक्ट्री की एक साथ आएगी, फिर डिपार्टमेंट वाइज तो हम बांटेंगे। बिजली का बिल पूरी फैक्ट्री का एक साथ आएगा, डिपार्टमेंट वाइज तो हम बांटेंगे। स्टाफ की सैलरी पूरे फैक्ट्री एक साथ आती है, डिपार्टमेंट वाइज तो हम बांटेंगे। किस डिपार्टमेंट का ज्यादा हुआ और किस डिपार्टमेंट का कम होगा, नहीं होगा। खर्चे बांटने के लिए आपको किसी ना किसी आधार को लेना पड़ेगा, बेसिस, सेल्स, परचेज, एरिया, डायरेक्ट। बहुत सारे आधार थे पिछले साल, याद है? किलोवाट आवर्स, KWH, शायद याद हो हल्का फुल्का। ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर पिछले साल कॉस्टिंग में अगर कोई ऐसा खर्चा आ जाए जिसको बांटने का बेसिस समझ ना आए या बेसिस दिया हुआ ना हो, किसके आधार पे बांटे, तो बांटते थे डायरेक्ट वेजेस के आधार पे। और किसका कोई नहीं, उसका डायरेक्ट वेजेस। याद आ रहा है हल्का सा? लेकिन फाइनल ईयर की इस चैप्टर में अगर कुछ पता नहीं हो तो किसके बेसिस पे बांटते हैं? सेल्स के बेसिस पे। तो सेल्स के आगे मैं लिखना चाहूंगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मीनिंग आप समझते हैं कंप्यूटर में? जहां कोई वैल्यू नहीं वहां पे बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा या बाय डिफॉल्ट 1 आ जाएगा, बोलते हैं। ठीक है, सेल्स के लिखो बाय डिफॉल्ट। मैं एक नोट डाल देता हूं, इफ बेसिस ऑफ अलोकेशन, बंटवारे का आधार, नॉट गिवन, इफ बेसिस ऑफ अलोकेशन नॉट गिवन, अगर बंटवारे का आधार नहीं दिया हो तो क्या लेंगे हम? वी विल यूज सेल्स रेशियो, हम विक्रय अनुपात ले लेंगे, सेल्स का रेशियो होगा उस हिसाब से बांट दिया जाएगा। नोट्स इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में मालूम आसान शुद्ध हिंदी बिल्कुल परेशान करेगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा जरा सुनिएगा प्लीज। इस चैप्टर में हमें दो चीजें बनानी है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल और जनरल पीएनएल। खर्चों को बांटा जाएगा, बांटने के लिए कुछ आधार रहेंगे, जिसका कोई नहीं उसकी सेल्स, और बस इतना ही तो बड़ा है ना। अब होता क्या है, सब सुनना, एक पिताजी उसके 4 बेटे,
अब पिताजी सारे खर्चों को चारों बच्चों में बांट देते हैं, निपटाओ अपने अपने। कई खर्चे ऐसे आते हैं जिनके लिए चारों बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं, बोले हम माँ के बस की कौन, हम नहीं झेलेंगे। तो ऐसे खर्चे कौन निपटाएगा? पापा जी को निपटाने पड़ेंगे। मामा के फूफा के पोती की शादी है और बच्चों कहने जाओ, बच्चे कहना हम तो नहीं जाएंगे, हम जानते ही नहीं है, और जाने पे खर्चा होगा, लिफाफा दे के आना पड़ेगा। चारों बच्चों ने मना कर दिया, अब क्या करेंगे? रिलेशन निभाना पिताजी को है, तो पिताजी जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सेम यहाँ पे कई खर्चे होते हैं जिनके लिए हम तो नहीं भुगतेंगे, तो भुगतेगा जनरल पीएनएल, मेन नहीं भुगतेगी। लिखिए प्लीज। फ्यू एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं कैन नॉट allocate department wise, few expenses cannot allocate department wise। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट वाइज नहीं बट पाते, है ना, नहीं बढ़ा सकते उनको। उनको कौन झेलेगा? जनरल पीएल में नहीं है वो खर्चे, यानी झेलने हैं। ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं? 5 खर्चे हैं, मैं नाम लिख रहा हूं। डिविडेंड, अब आप खुद बताओ, जरा सोचो, एक बार दिमाग लगाओ। डिपार्टमेंटों की औकात क्या, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटते हैं। डिविडेंड कौन बांटेगा, डिपार्टमेंट या कंपनी? आप बताओ। कंपनी बांटेगी। डिपार्टमेंट की क्या औकात? डिपार्टमेंट तो छोटे से होते हैं ना, नन्हे से। अच्छा, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, डिपार्टमेंट नहीं है या कंपनी देगी? कंपनी देगी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। अच्छा, डायरेक्टर्स की फीस, डायरेक्टर्स की फीस, आप बताओ डायरेक्टर की फीस। डायरेक्टर्स को तनख्वाह देनी है, फीस देनी है, रेम्यूनरेशन देना है, डिपार्टमेंट देंगे या कंपनी देगी? कंपनी देगी। डिपार्टमेंट की क्या हिम्मत है देने की? कंपनी। लिख लो लिख लो लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पे ब्याज। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जरा चेक करना बच्चों, मैंने डिबेंचर्स लिखा है या ड्राइंग्स लिखा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? डिबेंचर्स। कैपिटल और डिबेंचर को ब्याज देना डिपार्टमेंट की बस की बात है क्या? ये सब लोग हाई लेवल लोग हैं, डिपार्टमेंट्स इनके इनसे नहीं बढ़ता, कंपनी बढ़ती है ना। ये लोग होंगे ना सब, डिविडेंड शेयर होल्डर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर्स, कैपिटल लगाने वाले ओनर्स, डिबेंचर होल्डर, सब बड़े लोग हैं। और एक लास्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करना है, तो ये काम भी कंपनी ही करेगी। यानी ये वाले जितने भी काम अपन ने लिखे हैं, ये सारे काम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल में डिपार्टमेंट वाइज बटिए। कंपनी अपने जनरल पीएनएल में लिखेगी, तो लिख दीजिए ये सब कहा जाएगा, जनरल पीएनएल में जाएगा, डिपार्टमेंट वाइज नहीं जाएगा। नोट कर लीजिए प्लीज, ऐसा ब्रैकेट बना के लिख लो प्लीज। डन। जो नोट्स मैं बोर्ड पे बना रहा हूं ये पीडीएफ में भी अवेलेबल है। अगर अपने पास एप्लीकेशन का एक्सेस हो तो जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे, वीडियो सेक्शन में जाने की जगह पीडीएफ पे क्लिक करना, आपको ये पीडीएफ पूरी पूरी मिल जाएगी, है ना। एप्लीकेशन में है सब कुछ। डन। अब समझते हैं, सुनना जरा प्लीज। आपको एक बनाना पड़ेगा, हो, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल, प्लीज बनाइए प्लीज। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट।
इसमें डिपार्टमेंट्स के नाम आएंगे XYZ। फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। यहां ओपनिंग स्टॉक आएगा, यहां परचेज लेस परचेज रिटर्न। मैं पता है आपकी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूं और कुछ नहीं, है ना। परचेज लेस परचेज रिटर्न। सर कितना बड़ा बनाए? 6-7 लाइन लेंथ के लिए, ज्यादा नहीं। हाँ बताओ, यहां बताओ। बाय सेल्स, बाय सॉरी लेस क्या करेंगे इसमें से? सेल्स रिटर्न। यहां बाय कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। यहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहां ग्रॉस प्रॉफिट। जानते हो ये बात? 11th की यादें ताजा। ये जीपी बैलेंसिंग फिगर से आता है क्या? ये जीपी नीचे शिफ्ट हो जाएगा बाय जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। टू यहां इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे बाय यहां पे इनडायरेक्ट इनकम आएगी। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से आएगा, पैक कर दिया जाएगा। अब बच्चों मेरा टारगेट ये पढ़ाना नहीं था, ये तो आप जानते हैं। मेरा टारगेट पूरी पिक्चर में होता है क्या था? अभी जो मैं बोर्ड पे बनाई है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं तो आप लोगों के 2-3 रिप्लाई आते हैं। सर जो ट्रेडिंग में आते हैं वो डायरेक्ट, और जो P&L में आते हैं वो इनडायरेक्ट। दूसरा रिप्लाई आपका आता है, सर जो फैक्ट्री के हैं वो डायरेक्ट, और जो ऑफिस के या शॉप के हैं वो इनडायरेक्ट। कई बच्चों का रिप्लाई क्या आता है, सर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो डायरेक्ट, और जो सेल्स से रिलेटेड है वो इनडायरेक्ट। आपके जवाब बहुत कुछ सही है, एक्यूरेट आएगा या P&L में तो अपनी टाए टाए फिश। तो कुछ ऐसा सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, वैसे चैप्टर का पार्ट नहीं है, 3rd ईयर की बात नहीं है, क्लास की बात है, पर फिर भी मैं 3rd ईयर में पढ़ा रहा हूं, है ना। कुछ ऐसा सिखाने जा रहा हूं जिससे कविशा की दिक्कत खत्म हो जाएगी। शुरू कर दूं? करेंगे स्टार्ट? चले गौर फरमाएंगे प्लीज, मैं क्या बताने जा रहा हूं प्लीज। हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का फैक्ट्री है पूरी। हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन। और हमारी फैक्ट्री है साथ सूरत में, गुजरात। और माल को बेचते हैं उस हमारे शोरूम से। शोरूम है हमारा गौरा टावर, मालवीय नगर, जयपुर। गौरा टावर में हमारा शोरूम है। शोरूम के साथ गोडाउन भी होगा। गोडाउन हम गौरा टावर में लगते हैं, सामने मार्केट में कोई मकान ले लें। गौरा टावर में नहीं रखे? क्यों? शोरूम गौरा टावर में क्यों? गोडाउन गौरा टावर में क्यों नहीं रखोगे? सर शोरूम की 10 गुना साइज का होता है गोडाउन। शोरूम से 10 गुना साइज का होता है गोडाउन, और गोडाउन के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। गौरा टावर में तो बहुत महंगा पड़ेगा और मिलेगा ही नहीं। तो गोडाउन रखेंगे हम सामने कॉलोनी के अंदर, और शोरूम रखेंगे जीप में गौरा। ठीक है, आप समझना। रॉ मटेरियल आया सूरत फैक्ट्री, एक्सपेंस। फैक्ट्री में माल बना, डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर आएगा। फैक्ट्री का सारा काम ऊपर। फैक्ट्री में माल पैक हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रक में लोड हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रक रास्ते में आ रहा था, 2 बार टोल टैक्स लगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। 3 बार चालान कटा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ड्राइवर कंडक्टर ने खर्चे पानी किए, खाया पिया, डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रक कहाँ जीटी या गोडाउन? गोडाउन पे जाएगा ट्रक। गोडाउन के बाहर आके ट्रक खड़ा हो गया था, माल अनलोड किया, उतारा, अभी भी डायरेक्ट चल रहा है। डायरेक्ट चल रहा है अभी भी ऊपर जाएगा, ट्रेडिंग में आएगा सारा, है ना। गोडाउन के गेट पे हमारे पास 2 डॉग्स हैं, 2 कुत्ते हैं। एक कुत्ता गोडाउन के गेट के बाहर
रखा है, हमने बांध रखा है, और एक गोडाउन गेट के अंदर। बाहर वाले डायरेक्ट एक्सपेंस, खिलाए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नीचे आ जाएगा पीएनएल में। गार्ड की सैलरी इनडायरेक्ट, गोडाउन का अब सारे खर्चे इनडायरेक्ट, गोडाउन का रेंट इनडायरेक्ट, गोडाउन में सीसीटीवी लगवा रखे हैं, का जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे, शॉप ऑफिस के खर्चे इनडायरेक्ट, कस्टमर के घर माल पहुंचाने का खर्चा इनडायरेक्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज इनडायरेक्ट। यानी बच्चों पॉइंट क्या, गोडाउन का गेट से पहले के खर्चे सारे के सारे डायरेक्ट, और गोडाउन की गेट में एंटर होने के बाद के खर्चे सारे के सारे इनडायरेक्ट। अब तो गलती नहीं करोगे, पकड़ लो खर्चे को, कि कहां हुआ है। अच्छा, कई खर्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो कि पता नहीं होता फैक्ट्री के या गोडाउन, दोनों का सेम होता है। टेलीफोन एक्सपेंस लिख दिया, अब टेलीफोन तो फैक्ट्री में भी होता है और गोडाउन यानी शॉप पे भी होता है। अब उसमें से डायरेक्ट माने या इनडायरेक्ट, कुछ पता ना हो तो इनडायरेक्ट माना जाता है, नीचे आता है। ठीक है, एक छोटी सी बात, वेजेस मजदूरी डायरेक्ट है, फैक्ट्री में आती है। सैलरी इनडायरेक्ट है, ऑफिस में आएगी, पीएनएल में आएगी। ठीक है ना। अगर लिखा हो वेजेस एंड सैलरीज तो पहला शब्द पकड़ो, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। अगर लिखा हो सैलरी एंड वेजेस तो पहला शब्द पकड़ो, सैलरी पीएनएल में जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर लिखा हो कैरिज इनवार्ड, एक मिनट, कैरिज यानी पड़ा, इनवार्ड यानी माल खरीदते वक्त, आउटवार्ड यानी माल बेचते वक्त। अब खरीदते वक्त लगा है तो ट्रेडिंग में आएगा, इनवार्ड है तो, और आउटवार्ड है तो वो पीएनएल में जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या। इनवार्ड ऊपर और आउटवार्ड नीचे, कुछ पता नहीं हो तो सबको पीएनएल का माना जाएगा। कोई दिक्कत। तो ये बात जो मैंने बताई है ये आपको बताइए, आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो कट ऑफ पॉइंट क्या हुआ, गोडाउन का गेट। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मेट मैं जनरल पीएनएल का भी बना देता हूं। जनरल पीएनएल फॉर्मेट प्लीज, ये बनाया क्या फॉर्मेट आप लोगों ने। ठीक है, जनरल पीएनएल में भाई साहब बच्चे तो 3 है, माँ बाप तो एक ही होंगे, तो जनरल पीएनएल में सिंगल कॉलम। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट यहां आ जाएगा, एक्स का, वाई का और जेड का। ठीक है, ये अपने यहां से वो खर्चे करेगा जो अभी अपन ने 5-6 खर्चे लिखे थे ना, डिविडेंड और टैक्स और ट्रांसफर टू रिजर्व्स था ना, डायरेक्टर की फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सब खर्चे करेगा ये। और लास्ट में नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकाल देगा कौन, कंपनी का मेन प्रॉफिट। ये है जनरल पीएनएल का फॉर्मेट। यहां 10, 20 और 30 रुपए आए तो यहां भी 10, 20, 30, टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, 60। जो रुपए इधर आएंगे वो यहां शिफ्ट हो जाएंगे। यानी सर जैसे जीपी उधर से इधर आता है वैसे एनपी इधर से इधर। इस पूरे चैप्टर में आपको यही काम करना है जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है। नोट करिए प्लीज, नोट करिए प्लीज, नोट करिए प्लीज। आज फर्स्ट डे है, हमने कोई क्वेश्चंस नहीं करे, कोई बुक नहीं उठाई। कल से हम शुरू कर देंगे। बुक हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो क्लास में अरेंज कर लेंगे, इनफ बुक्स हो जाएंगी, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर एडवांस अकाउंटेंसी डिपार्टमेंटल। चैप्टर में 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इजी, हार्ड और ट्रिकी। इजी, हार्ड और ट्रिकी। पहले इजी करेंगे, फिर हार्ड करेंगे और फिर ट्रिकी करेंगे। चैप्टर में 6 दिन लगेंगे, 6 डेज की क्लास होगी, 3 दिन इस चैप्टर किया जाएगा। जो मेरा फोन नंबर लिख लें, कोई भी इश्यू हो शाम को 6 बजे बाद बात करें, मेरे से बात करनी है तो उससे पहले रिसेप्शन आपकी मदद करेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल।